जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नितिन यादव और आप लोग देख रहे हैं फोर्स एमपीपीएससी। कल एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को फोर्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी आप लोगों के सफलता की और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उक्ति है महात्मा बुद्ध की कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसिए कि वे टूट जाएं, और वही गति जो है वो इस समय पर एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों की होती है। इस समय पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है दबाव। आपको दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। जो जितना ज़्यादा प्रेशर को मैनेज कर सकता है उसी की सफलता के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। तो कई सारी बातें आप लोगों को बताएंगे लोग, लेकिन कल की परीक्षा में काम आने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आपका जो स्कोर होता है केवल आपकी तैयारी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कल यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरीके से पेपर को मैनेज करते हैं, किस तरीके से पेपर को हल करते हैं। आप लोगों को एक चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे हाथ में पेपर लगता है तो बच्चों उस टाइम पे हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कठिन है, बन ही नहीं रहे, और बहुत सारे बच्चे इसी बात के प्रेशर में आके पूरा पेपर ख़राब कर लेते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि केवल अगर 70% भी अगर आपका स्कोर हो गया तो आप किसी भी कैटेगरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू के प्रश्न बिल्कुल ना बने तो भी आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, लेकिन इस पूरे पेपर को आपको 3 चरणों में या 3 लेयर में हल करना है। कुछ पिछले वर्ष के प्रश्नों के आधार पर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझें। देखिए, पहला जो चरण होना चाहिए आप लोगों का, जैसे मैंने 3 चरणों की बात की, तो जो आपका पहला चरण होना चाहिए, आपको पहले चरण में केवल उन प्रश्नों को हल करना है जिसको देखकर आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत ना हो, क्योंकि परीक्षा में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे जिनकी संख्या 35 से 40 तक होती है। जी हाँ बच्चों, 35 से 40% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देख करके आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो आप पहले लेयर में बिल्कुल भी ना रुकें और उन प्रश्नों को हल करते हुए चले। जैसे कि यहाँ आपके सामने 2018 का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ कि पालपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अब इसमें क्या सोचना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मिनी बॉम्बे किसको कहते हैं, आ चुके हैं। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, जैसे यहाँ इसका सीधा जवाब आप लोगों के सामने है कि श्योपुर। तो जिन प्रश्नों में मैं कहूँगा कि दिमाग का बिल्कुल खर्चा नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों की एक लाइन से आप लोग उसको लगाते चलें शुरू से आखिरी तक। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप उस परीक्षा हॉल के जो माहौल है उससे फेमिलियर हो जाएंगे, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे और आपका तनाव जो है वो मैनेज हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा। ठीक है, और अपने गोले भर लेना चाहिए आपको इस पहली लेयर में। तब आपको लगेगा कि यार 35 से 40 क्वेश्चन तो मेरे कम से कम सही हो चुके हैं, अब मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि बाकी मैं 40 क्वेश्चन और सही नहीं कर पाऊँ। तो आप दबाव से बाहर निकल सकते हैं। अब दूसरे लेयर की बात करते हैं, दूसरे चरण की हम लोग बात करते हैं, और उस चरण में आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को हल करना है जिनके बारे में आपको 2 विकल्प के बीच में कन्फ्यूज़न हो। ऐसा होता ही है कि देखकर प्रश्नों को लगता है यार इसको कहीं तो पढ़ा था, लेकिन पूरी तरीके से उसका उत्तर आपको याद नहीं आ रहा। और इस दूसरे चरण में आपको सबसे ज़्यादा समय लगाना है बच्चों। जैसे ये प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है ना। ये वर्ष 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ज़्यादातर बच्चे इसको एक कोडवर्ड बना के ऐसे याद कर लेते कि आई तू रुक, है ना। अब यहाँ पर ई तो यहाँ पर भी है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान भी और इराक भी है। यहाँ 2 विकल्पों के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये यार ई से ईरान है या इराक है ना। जैसे आई तुर्क का फुल फॉर्म होता है अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और कजाकिस्तान। तो आप लोगों को तुरंत क्या जवाब मिल जाएगा कि नहीं, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ईरान, यानी ईरान उसमें शामिल है और इराक नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से आप लोगों को जब 2 विकल्पों में कन्फ्यूज़न है तो ऐसे प्रश्नों पर खूब सोच विचार करके, और कम से कम आप इस दूसरे चरण में आराम से 1.25 घंटे से 1 घंटा ले सकते हो। ठीक है, बात करते हैं बच्चों तीसरे चरण की। तीसरे चरण में आपको उन प्रश्नों पर हल करने की कोशिश करना है, उन प्रश्नों पर आपको विचार करना है जो आपको बिल्कुल नहीं बन रहे या जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे पिछले वर्ष का एक प्रश्न है आपके सामने जिसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों और उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना था आपको। यहाँ जोड़ी मिलानी थी। देखिए, पी नरसिंह राव, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चरण सिंह और नरेंद्र मोदी, है ना। इधर राज्यों के नाम दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि हम किसको हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री है वर्तमान में, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आपको एक के सामने 3 आएगा, या ई के सामने कह दीजिए कि 3 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबके सामने ई के सामने 3 ही है। दूसरा विकल्प आपको विचार करना चाहिए कि जो एच डी देवगौड़ा जी हैं, है ना, इनके सुपुत्र भी जो थे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो ये भी कर्नाटक के रहे होंगे। तो आप इसके सामने देखेंगे कि सी के सामने आना चाहिए 4। अब आपको यहाँ फिर कन्फ्यूज़न मिलेगा, ये देखिए, है ना, इतने में आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। यहाँ देखिए कि डी इसका सही उत्तर है ना। तो कैसे आप विकल्पों की संख्या को कम से कम कर सकते हैं, ये तीसरा चरण होता है। और उसके बाद में भी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इस तीसरे चरण में जब समय कम से कम हो आपके पास, तब आप तुक्केबाजी भी कर सकते हैं। तो ये मैंने जो रणनीति बताई है ये बहुत कारगर रहती है, और आपकी सफलता में ये अगर सार्थक सिद्ध हो सकेगी तो मैं अपने प्रयासों को सिद्ध समझूंगा बच्चों। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से बिल्कुल निडर होकर एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद बच्चों।